मैं संदीप कुमार शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र विषय का जो प्रश्न पत्र शिक्षा का वैचारिक ढांचा है, इसके अंतर्गत हम लोग जो आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और ये जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वर्तमान जो एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, इसी के अनुरूप पाठ्यक्रम को हम क्या करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, टॉपिक जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है, क्या है तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है प्राचीन, प्राचीन का तात्पर्य किससे है? पुराने से। किससे है? पुराने से, यानी कि अतीत से, हमारा जो बीता हुआ समय है। और भारतीय यानी कि जो भारत के निवासी हैं या भारत देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, ज्ञान है, या जो भी इसकी परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि इस टॉपिक से आप लोगों को क्या लग रहा है कि हमारे जो भारत देश है, इस भारत देश में हमारी जो प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था थी, वह शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, यह हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था किन किन रूपों में थी। ठीक है ना, किन किन रूपों में थी, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है, उन्हें विभिन्न कालों में हम जानते हैं, जिसमें सबसे मुख्यतः या सबसे प्राचीनतम जो काल है प्राचीन काल के अंतर्गत, वह है वैदिक काल। क्या है? वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल के साथ साथ ही हम लोग बौद्ध काल, यानी कि प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था भी आती है। ठीक है, अतः प्राचीनतम भारतीय ज्ञान परंपरा को जानने के लिए हम सबसे जो प्राचीनतम काल है, जिसे हम वैदिक काल के रूप में जानते हैं, तो वैदिक काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी, इसके बारे में हम जानेंगे। जब इसके बारे में हम जानेंगे तभी जाके हम अपने प्राचीन ज्ञान परंपरा के बारे में जान पाएंगे। तो वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? तो वैदिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी, शिक्षा का जो प्रकार था, वह मुख्यतः दो रूपों में था। कितने रूपों में था? तो दो रूपों में था। एक था प्रारंभिक शिक्षा, एक थी प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, और जो दूसरी शिक्षा थी, यानी कि शिक्षा का जो दूसरा प्रकार था, वह था उच्च शिक्षा। क्या था? उच्च शिक्षा। अब आप लोगों को पता है कि ये जो प्रारंभिक शिक्षा थी प्राचीन काल में, यानी कि वैदिक काल में, यह प्रारंभिक शिक्षा परिवार के द्वारा दी जाती थी। किसके द्वारा दी जाती थी? परिवार के द्वारा दी जाती थी। यानी कि परिवार के जो भी पुरोहित सदस्य होते थे, ठीक है, इन्हीं सदस्यों के माध्यम से बालक की प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की जाती थी। और प्रारंभिक शिक्षा आरंभ करने के लिए एक संस्कार कराया जाता था, जिस संस्कार को हम विद्या आरंभ संस्कार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विद्या आरंभ संस्कार के नाम से जानते हैं। यानी कि बालक की जब आयु का तात्पर्य उम्र से है, जब उसकी आयु या उम्र 5 वर्ष हो जाता था, तो 5 वर्ष होने के उपरांत परिवार के जो भी पुरोहित सदस्य होते थे, उन सदस्यों के समकक्ष उसे स्नान कराकर नए वस्त्र धारण कराया जाता था। नए वस्त्र धारण कराने के उपरांत बालक को उस समय के जो भी देवी देवता थे, उनकी आराधना करके बालक की विद्या आरंभ संस्कार कर दिया जाता था। विद्या आरंभ संस्कार में होता क्या था? तो चावल के कुछ दानों को क्या किया जाता था? बिछा दिया जाता था, और बालक के अनामिका अंगुली से वर्णमाला के किसी भी एक अक्षर को लिखवाया जाता था। और जब बालक वर्णमाला के किसी भी एक अक्षर को लिख देता था, उसके बाद से बालक की विद्या आरंभ कर दी जाती थी। इसे ही हम विद्या आरंभ संस्कार के रूप में जानते हैं, जो किस स्तर की शिक्षा के लिए था? तो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के लिए था। ठीक है, उसके बाद से वैदिक काल में ही बालक को उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए बालक को गुरुकुल आश्रम जाना होता था। कहां पे जाना होता था?
गुरुकुल आश्रम। ठीक है। अब इस गुरुकुल आश्रम में जाने के लिए या गुरुकुल आश्रम में प्रवेश पाने के लिए बालक का एक संस्कार कराया जाता था और उस संस्कार के उपरांत ही बालक गुरुकुल आश्रम में जाकर उच्च शिक्षा की प्राप्ति करता था। ठीक है। और उस संस्कार को हम लोग उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इस उपनयन संस्कार को भी जो भी वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि जो हमारी प्राचीनतम काल है वैदिक काल को हम जब जानेंगे तो इसमें जानेंगे कि जो भी लोगों का विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया था। किसके आधार पर बांटा गया था? वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांटा गया था। तो उस समय आप लोगों को पता है कि 4 वर्णों में लोगों को विभाजित किया गया था, जिसमें पहला जो वर्ण है वह है ब्राह्मण, दूसरा जो वर्ण है वह है क्षत्रिय, और तीसरा जो वर्ण है वह है वैश्य, और जो चौथा वर्ण है वो क्या है? शूद्र, है ना। इन 4 वर्णों में वैदिक काल में लोगों को विभक्त किया गया था। अब इन 4 वर्णों में सिर्फ और सिर्फ 3 ही वर्ण के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्ति करने का अवसर दिया जाता था वैदिक काल के अंतर्गत। यानी कि गुरुकुल आश्रम में प्रवेश के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 ही वर्ण के लोगों के लिए संस्कार कराया जाता था, जिस संस्कार को हम उपनयन संस्कार के रूप में जानते थे। अब इसमें जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोग थे, इनके लिए क्या था? उम्र का भी बाउंडेशन था। यानी कि ब्राह्मण वर्ग के बालक का जब उपनयन संस्कार होता था गुरुकुल आश्रम में उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए, तो उनकी जो आयु निर्धारित की गई थी वह 8 वर्ष निर्धारित की गई थी। कितनी निर्धारित की गई थी? 8 वर्ष। क्षत्रिय के लिए 10 वर्ष। कितना? 10 वर्ष। वैश्य के लिए कहीं कहीं आप लोगों को किताब में 11 तो कहीं 12 दिया रहता है। इस तरह से 11 और 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। अब इसमें क्या होता था कि बालक को स्नान कराकर नए वस्त्र धारण कराया जाता था और गुरुकुल आश्रम में जो भी गुरु होते थे उनके समकक्ष बैठाया जाता था और गुरु के माध्यम से पूछा जाता था कि तुम किसके शिष्य हो। तो जो भी प्रवेशित छात्र होता था या ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी शिक्षार्थी होता था उनके द्वारा जवाब में कहा जाता था कि आपके शिष्य हैं। इस आधार पर उस समय के जो भी देवी देवता थे उन देवी देवताओं की आराधना के उपरांत बालक का उपनयन संस्कार कराया जाता था, जिसके माध्यम से बालक को गुरुकुल आश्रम में प्रवेश दिया जाता था। अब गुरुकुल आश्रम में प्रवेश के उपरांत बालक क्या करता था? उच्च शिक्षा की प्राप्ति करता था। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के अंतर्गत बालक को क्या क्या पढ़ना था? ठीक है, तो जिसमें मुख्य रूप से पाठ्यक्रम को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक परा पाठ्यक्रम, एक अपरा पाठ्यक्रम। ठीक है, इसके साथ साथ बालक को उच्च शिक्षा के अंतर्गत वेदों का ज्ञान प्राप्त करना होता था। किसका ज्ञान प्राप्त करना होता था? वेदों का। आपको पता होगा कि वेदों के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कौन कौन सा? तो ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, यह 4 प्रकार के वेद थे और एक वेद के अध्ययन के लिए जो समय निर्धारित किया गया था या जिसे हम अवधि के रूप में जानते हैं वह 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। कितना निर्धारित किया गया था? 12 वर्ष निर्धारित किया गया था। जबकि 2 वेदों के अध्ययन के लिए 24 वर्ष, 3 वेदों के अध्ययन के लिए 36 वर्ष और 4 वेदों के अध्ययन के लिए टोटल 48 वर्ष का समय बालक को गुरुकुल आश्रम में देना होता था। तभी जाके वह बालक पूर्णतः वेदों का ज्ञान प्राप्त कर पाता था। अब इनकी भी प्राप्ति के लिए कुछ उपाधियां निर्धारित की गई थी, जिसमें ऋग्वेद यानी कि एक वेद का ज्ञान प्राप्त करने वाले बालक को स्नातक की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उसके बाद से 2 वेदों के ज्ञान प्राप्त करने वाले बालक को वसु की उपाधि दी गई थी। 3 वेदों के अध्ययन करने वाले बालक को रुद्र की उपाधि दी गई थी, जबकि 4 वेदों का अध्ययन करने वाले बालक को आदित्य की उपाधि दी गई थी, है ना। इस तरह से हमारी सबसे प्राचीनतम काल, जिसे हम वैदिक काल के रूप में जानते हैं, इस वैदिक काल में शिक्षा के मुख्यतः 2 प्रकार बताए गए थे और इस आधार पे बालक को शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जान सकें। ठीक है, इसी में जो दूसरा काल यानी कि बौद्ध काल है, इस बौद्ध काल के भी बारे में हम लोग जान लेते हैं।
ठीक है, जो हम लोगों का दूसरा काल है, प्राचीन काल के ही अंतर्गत हम इस काल को भी या इस शिक्षा व्यवस्था को भी जानते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था या बौद्ध काल। इसमें भी शिक्षा के मुख्यतः दो प्रकार बताए गए थे। क्या बताए गए थे? दो प्रकार बताए गए थे। ठीक है, और वह कौन कौन से थे? तो वही प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इसमें भी प्रारंभिक शिक्षा बालकों को परिवार के माध्यम से दिया जाता था, जबकि उच्च शिक्षा मठ या विहार में प्रवेश करके बालक प्राप्त करता था। और मठ और विहार में प्रवेश करने के लिए एक प्रकार का संस्कार कराया जाता था, जिस संस्कार को प्रवज्जा संस्कार या इसी को पवज्जा संस्कार के नाम से जानते हैं। इसमें भी क्या था कि वैदिक काल के अनुरूप ही इसमें भी समय निर्धारित किया गया था। ठीक है, और इसमें भी उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए बालक को कम से कम 12 वर्ष का समय देना होता था। इसके उपरांत बालक बौद्ध काल में भी शिक्षा प्राप्त कर पाता था। इस तरह से जो भी हमारी प्राचीनतम शिक्षा दर्शन है, इनके बारे में हमने जाना। ठीक है, अब इन प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था को जानने का जो आधार बताया गया था, प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था को जानने का जो आधार बताया गया था, वह क्या बताया गया था? तो दर्शन बताया गया था। क्या बताया गया था? दर्शन। यानी कि दर्शन को हम कैसे जानते हैं? तो दर्शन का तात्पर्य किससे है? विचार से। किससे है? विचार से। ठीक है, अब इस दर्शन को हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे तो अंग्रेजी में इसे फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। और फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, जिसमें पहला शब्द है फिलास और दूसरा शब्द है सोफिया। ठीक है, पहला शब्द क्या है? फिलास और दूसरा शब्द है सोफिया। इसका तात्पर्य किससे है? तो ज्ञान से प्रेम से है। किससे है? ज्ञान से प्रेम से है। अतः दर्शन के आधार पर ही प्राचीन जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा है, इन प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में हम जानते हैं। यानी कि वैदिक काल को जानने के लिए हम वैदिक दर्शन के अंतर्गत जानेंगे, बौद्ध काल को जानने के लिए बौद्ध दर्शन के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा यहाँ के दर्शन में समाहित है ना? किसमें समाहित है? यहाँ के दर्शन। यानी कि यहाँ के तात्पर्य किससे है? तो भारतीय दर्शन से। किससे संबंधित है? भारतीय दर्शन से। यानी कि भारतीय दर्शन कौन कौन से हैं? तो जैसे आपने अभी इसके पीछे देखा, वैदिक काल यानी कि वैदिक दर्शन, बौद्ध काल यानी कि बौद्ध दर्शन, इनमें समाहित है। इसलिए पहले दर्शन संबंधी सामान्य तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि दर्शन का तात्पर्य किससे होता है? तो दर्शन का तात्पर्य दृश्यते अनेन इति दर्शनम से होता है। किससे होता है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत देखा जाए, अर्थात विश्लेषण, चिंतन या मनन किया जाए, उसे ही क्या कहा जाता है? दर्शन कहा जाता है। यानी कि वह प्रक्रिया, जिन प्रक्रिया के माध्यम से हम किसी भी तथ्य या वस्तु को देखते हैं, जानते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विश्लेषण के आधार पर उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उस प्रक्रिया को ही हम किस रूप में जानते हैं? तो दर्शन के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब चिंतन जो है, यानी कि जो दर्शन है, दर्शन को एक संज्ञा दी गई है, और वह संज्ञा क्या है? तो मीमांसा है। क्या है? मीमांसा। यानी कि जब आप दर्शन के पक्ष पढ़ेंगे, अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि दर्शन के मुख्यतः 4 पक्ष होते हैं। जब आप पक्ष पढ़ेंगे तो इनके अंतर्गत हम जो भी दर्शन के पक्ष हैं, उन्हें हम मीमांसा की संज्ञा दी है। तो मीमांसा का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो गहन विचार, परीक्षण एवं अनुसंधान कार्य से होता है। गहन विचार का तात्पर्य वही चिंतन से है। चिंतन के आधार पर किसी भी वस्तु के बारे में जानने के लिए जो भी निरीक्षण परीक्षण किया जाता है, अनुसंधान यानी कि नई नई तथ्यों की खोज की जाती है। ठीक है, यही क्या कहलाती है? दर्शन कहलाती है, जिसे हम मीमांसा के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? मीमांसा के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यानी कि दर्शन के पक्ष, दर्शन के पक्ष। ठीक है, तो दर्शन के मुख्यतः 4 पक्ष हैं। पहला है तत्वमीमांसा,
तत्व मीमांसा, ठीक है। दूसरा है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। और तीसरा है आचार मीमांसा, आचार मीमांसा, या इसी को हम लोग मूल्य मीमांसा के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? मूल्य मीमांसा के रूप में भी जानते हैं। और एक नवीनतम इसका पक्ष है जिसे हम तर्क मीमांसा के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? तर्क मीमांसा के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक एक करके इन दर्शन के सभी पक्षों के बारे में जानते हैं। यानी कि जो पहला जो मीमांसा है या पहला जो पक्ष है उसे हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत जानते हैं। तत्व मीमांसा क्या कहलाती है? तो जैसे किसी भी वस्तु के बारे में हम दर्शन के माध्यम से किसी भी वस्तु के बारे में अगर जो हम अध्ययन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि वस्तु के रूप में मानव प्राणी हो गया, या कोई भी वस्तु जो भी आपके समक्ष है, प्रकृति है, ठीक है, जिसके बारे में आप अध्ययन करना चाहते हो, ठीक है, उसे आप किसके अंतर्गत अध्ययन करोगे? दर्शन के अंतर्गत अध्ययन करोगे। दर्शन के अंतर्गत अध्ययन करोगे तो जैसे आपने देखा कि एक मानव प्राणी एक वस्तु के रूप में है, तो इस मानव प्राणी का जो निर्माण हुआ है, वह निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है, किन किन तत्वों से हुआ है, ठीक है। इन सभी तत्वों के बारे में जानने के लिए हम दर्शन के किस पक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं या किस पक्ष के माध्यम से हम जानते हैं, तो वह है तत्व मीमांसा। जैसा कि आपने सामान्यतः सुना होगा कि मनुष्य यानी कि मानव प्राणी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वह मुख्यतः 5 तत्वों से मानी जाती है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। ये क्षिति क्या है, जल क्या है, पावक क्या है, गगन क्या है, समीर क्या है, इन सबके बारे में हमें विस्तृत जानकारी के लिए यानी कि दर्शन के अंतर्गत हमें तत्व मीमांसा का अध्ययन करना होगा, जिसके माध्यम से हम इन सभी तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे और उन तत्वों के आधार पर जो मानव रूपी वस्तु का निर्माण हुआ है, इस मानव के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि दर्शन क्या कहता है कि किसी भी वस्तु या तथ्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। अतः किसी वस्तु की जानकारी के लिए हम दर्शन के तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम उस वस्तु का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा जो पक्ष है वह है ज्ञान मीमांसा। क्या है? ज्ञान मीमांसा। यानी कि जब हम इन तथ्यों को जान लेंगे कि किन किन तथ्यों के माध्यम से इस वस्तु का, इस शरीर का निर्माण हुआ है, तो उस आधार पर उन तथ्यों के बारे में हम क्या प्राप्त करेंगे? ज्ञान प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, और यह जिस आधार पे प्राप्त करेंगे उस पक्ष को हम ज्ञान मीमांसा के रूप में जानते हैं। अब तीसरा जो पक्ष है दर्शन का वह है आचार मीमांसा। इसी को हम मूल्य मीमांसा के रूप में जानते हैं। मूल्य का तात्पर्य आपको पता होगा वैल्यू से है, जो लैटिन भाषा के वैलर शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका हम अर्थ कह सकते हैं उपयोगिता या महत्व से है। किससे है? उपयोगिता या महत्व से है। अब आपको यहाँ पे पता है कि जो भी वस्तु है, जो भी तत्व हैं, या जिन वस्तु के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, क्या वह हमारे लिए उपयोगी है, क्या उसका उपयोग हमारे जीवन में है, ठीक है। इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी के लिए हम जिस मीमांसा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वो होता है आचार मीमांसा या मूल्य मीमांसा कहलाती है, ठीक है। इसी तरह से तर्क मीमांसा यानी कि तर्क वितर्क के आधार पर उस वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, यह तर्क मीमांसा के अंतर्गत होता है। अतः प्राचीनतम भारतीय ज्ञान परंपरा के जानने का जो मूलभूत आधार तत्व है वो क्या है? दर्शन है। और दर्शन के विभिन्न पक्षों के माध्यम से हम क्या करते हैं? उन वस्तु के बारे में, उन तथ्य के बारे में, या हम प्राचीन भारतीय दर्शन के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। संभवतः आप लोगों को इस क्लास में जो भी चीजें बताई गई है वो समझ में आया होगा, ठीक है। आगे की जो भी चीजें हैं हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।